अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है बैकग्राउंड रेडिएशंस। अच्छा, आप लोगों को याद होगा हमने जो है ना नाइन्थ क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था जस्ट रेडिएशन के बारे में। तो वहाँ पर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो ऑल टाइम रेडिएशन इमिट करती रहती हैं, लेकिन उनका जो इमिशन का रेट है वो इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों बराबर होते हैं। तो बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती हैं? जो मतलब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रेडिएशंस मौजूद हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। रेडिएशन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, हमारे इर्द गिर्द जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ हम ऐसे सब्सटेंसेस लाजमी पाए जाते हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है बच्चे? तो अब इसमें ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो रॉक्स हैं, सॉइल है, वाटर है, उसके अंदर कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ट्रेसेस होते हैं। तो ये जो नेचुरल रेडिएशंस कहलाती हैं इनको हम क्या कहते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। अब इसमें से कुछ जो है हम सूरज की वजह से, बारिश की वजह से, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। क्योंकि ये इनकी जो अमाउंट है वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, तो हम इनको बेयर कर लेते हैं, और इनकी जो अमाउंट है वो बहुत कम होती है, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती। पहले ना ये समझा जाता था कि कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जो ऊपर से कोई खलाई मखलूक फेंक रही है, लेकिन आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि सूरज से आने वाली जो रेज़ हैं उसमें डिफरेंट टाइप की रेज़ होती हैं, कुछ विजिबल हैं, कुछ अल्ट्रा वायलेट हैं, कुछ इंफ्रारेड हैं। तो एटमॉस्फेयर से जो आउटर मोस्ट स्पेस है उसमें से आने वाले जो रेज़ हैं उनको कॉस्मिक रेज़ का नाम दिया जाता है। बच्चे, उसको क्या नाम दिया जाता है बच्चे? कॉस्मिक रेज़ का। और इन्हीं रेज़ को हम प्राइमरी रेज़ भी कहते हैं। अब ये चीज़ याद रखनी है, जो आउटर स्पेस से रेडिएशन आ रही हैं उनको प्राइमरी रेडिएशंस कहते हैं। अब यही रेज जब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद सब्सटेंसेस हैं उनके साथ टकराती हैं तो उस वक्त जो रेडिएशंस निकलती हैं उनको हम फिर क्या कहते हैं, सेकेंडरी रेडिएशन कहते हैं। मीन्स के अगर कॉस्मिक रेज आती हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद सब्सटेंस के साथ टकराएंगी तो वहाँ पर कोई ना कोई रिएक्शन होगा और फर्दर रेडिएशंस निकलेंगी, तो वो जो फर्दर रेडिएशंस हैं उनको हम सेकेंडरी रेडिएशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन क्या है? द स्पॉन्टेनियस process in which unstable nuclei change into the more stable daughter nuclide with the emission of radiation is called nuclear transmutation। मतलब बच्चे, ये जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसीजर है उसको हम न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन कहते हैं। आप लोग ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि नेचर की रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। ठीक है? तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो नेचुरली अनस्टेबल होते हैं, लेकिन वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए रेडिएशन इमिट करते रहते हैं, और जब रेडिएशन इमिट करेंगे तो रेडिएशन की इमिशन की वजह से वो नए एटम के अंदर चेंज हो जाएंगे, जिनको हम डॉटर न्यूक्लियाई का नाम देंगे। जो रेडिएशन इमिट करेंगे जो एटम्स उनको हम पेरेंट न्यूक्लियाइड कहते हैं, और जो हमें रिजल्टेंट के तौर पर मिलेंगे उनको हम डॉटर न्यूक्लियाइड का नाम देंगे। बच्चे, नेक्स्ट ये हम पढ़ चुके थे कि रेडिएशन की थ्री टाइप्स होती हैं, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल एंड गैमा रेज। अच्छा, एक और चीज़ है कि न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन या ये जो अनस्टेबिलिटी है ये किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। जिस एटम का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 80 होगा वो हमेशा अनस्टेबल होगा, लेकिन कुछ दो चार ऐसे हैं आई थिंक उनका एटॉमिक नंबर अगर 80 से कम भी है तो वो अनस्टेबिलिटी शो करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि हम अल्फ़ा डीके क्या होता है। बच्चे, अल्फ़ा डीके के अंदर आपके पास जो डॉटर सेल है, जो आपके पास, सॉरी डॉटर सेल कह रहा हूँ मैं, आपके पास एक पैरेंट न्यूक्लियाई होगा, वो अल्फ़ा डीके करेगा और आपको एक डॉटर न्यूक्लियाई मिलेगा। अब अल्फ़ा डीके में क्या होगा कि जो आपका पैरेंट न्यूक्लियाई है उसके एटॉमिक नंबर में से दो वैल्यू कम होगी, उसके एटॉमिक नंबर में से दो वैल्यूज़ कम होंगी, और जो उसका एटॉमिक मास है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं उसमें से 4 वैल्यूज़ कम हो जाएंगी। मतलब ये 2 और 4 यहाँ से निकल जाएंगी, तो वो आपके पास क्या होगा,
अल्फ़ा पार्टिकल होगा, मतलब जिसका एटॉमिक मास 4 होता है और जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, वो कौन सा पार्टिकल होगा? अल्फ़ा। अल्फ़ा को आप जो है पॉजिटिव भी पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे यूरेनियम की उसने हम आपको एग्जांपल दी है कि जी यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है और एटॉमिक मास उसका 238 है। तो उसमें से आपको जब रिजल्टेंट के तौर पर यहाँ से 4 एटॉमिक मास कम हुआ और 2 एटॉमिक नंबर कम हुआ, तो नेक्स्ट आपको जो सब्सटेंस मिला वो हीलियम है। ठीक है। इसी तरह से अगर बीटा डिके की बात करें तो बीटा डिके के अंदर इसके अंदर आपका जो एटॉमिक मास है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो आपका एटॉमिक नंबर है उसके अंदर एक वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इसके अंदर एक वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मीन्स कि आपने ये वैल्यू किसी से ली है। तो अब आपको पता है कि जब आप ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई नेगेटिव में भी वैल्यू होनी चाहिए, तो वो जो नेगेटिव में आपको मिलेगा वो आपके पास बीटा पार्टिकल होगा। तो इसके अंदर उसने रेडियम की एग्जांपल दी है। तो रेडियम के अंदर आप देख रहे हैं कि एटॉमिक मास आपके पास 228 एंड एटॉमिक नंबर उसका 88 है। यहाँ पर आपको ये फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा है कि ये 89 हो गया। इसी तरह से गैमा डीके के अंदर ये नहीं होता कि आपको जो है कोई नया सब्सटेंस मिलेगा, सब्सटेंस आपका वही रहता है, लेकिन आपका एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। और ये भी याद रखेंगे, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने बार बार ये वर्ड पढ़ा अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, लेकिन गैमा रेज कह रहा हूँ। तो गैमा रेज जो हैं ये आपके पास ऐसी रेज होती हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मतलब ये रेज हैं, ये कोई पार्टिकल नहीं है। और ये रेज इतनी ख़तरनाक होती हैं कि ये कैंसर का भी सबब बनती हैं, और इसके साथ साथ ये आपके डीएनए तक को चेंज आती है। तो ये एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेडियम के अंदर जब आप अनस्टेबिलिटी है तो ये जब स्टेबल होगा तो ये रेडॉन में कन्वर्ट होगा और साथ में अल्फ़ा पार्टिकल आपको मिलेगा। और यहाँ पे उसकी पूरी वो डिटेल है। इट मीन्स अल्फ़ा डिके के अंदर क्या होता है, द प्रोटॉन नंबर आर एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर आपका न्यूक्लियाइड निक रिड्यूसेस बाय 2, मतलब एटॉमिक नंबर के अंदर 2 वैल्यूज़ कम होगी एंड इट्स एटॉमिक मास या न्यूक्लियन नंबर डिक्रीजेस बाय 4। तो एटॉमिक मास इसके अंदर क्या होगा, 4 वैल्यूज इसकी कम हो जाएंगी। इसी तरह से बीटा डिके भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर उसका जनरल फार्मूला के उसको हम डिनोट कर रहे हैं जी के साथ, और जो आपका डॉटर सेल है उसको वाई के साथ डिनोट कर रहे हैं। और ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जी के अंदर एक वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाती है। जब ये इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई माइनस में वैल्यू होगी। वहाँ पर देखें ऊपर हमने ये -7 में लगाया था तो इधर उतनी वैल्यू प्लस की थी, तो इधर जब हम इसके साथ प्लस लगा रहे हैं तो इधर उतनी ही वैल्यू आपकी माइनस में होगी, तो आपको बीटा पार्टिकल मिलेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको कार्बन एंड नाइट्रोजन की दी हुई है। ये चीज़ वर्ल्डिंग में उसने राइट की कि बीटा डिके के अंदर क्या होता है कि जो आपका पेरेंट न्यूक्लियाई है उसके प्रोटॉन में एक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, उसके प्रोटॉन में एक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, बट उसका जो एटॉमिक मास है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट वही गैमा डीके हमने डिस्कस किया। तो गैमा डीके के अंदर आपका जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये जो स्टेरस इसके ऊपर नज़र आ रहा है, ये इसकी अनस्टेबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, ये स्टेरस अनस्टेबिलिटी को शो कर रहा है। ये गैमा रेज जब इसमें से एलिमिनेट हो जाएंगी तो वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब पहले वो एक्साइटेड स्टेट में होगा फिर वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। इसके अंदर ना तो कोई प्रोटॉन में चेंज आएगा और ना ही न्यूट्रॉन के अंदर, मतलब कोई भी इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जस्ट आपका जो एटम है वो अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको गैमा रेज यहाँ से मिल जाएंगी। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ है, और ये 2 चीज़ें हैं, आयोनाइजिंग पावर एंड पेनिट्रेटिंग पावर। अच्छा, इसके अंदर आयोनाइजिंग इफेक्ट के अंदर पहले आयोनाइजेशन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। आप लोगों ने ये केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, द फेनोमेनन बाय विच रेडिएशन स्प्लिट अ मैटर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मतलब जब आयंस बनेंगे तो ये जो प्रोसेस है हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन कहते हैं। और तीनों तरह की जो रेडिएशंस हैं अल्फ़ा बीटा गैमा, ये तीनों ही रेडिएशन आयोनाइजेशन करती हैं, लेकिन हर एक की जो आप कह सकते हैं कि कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। अल्फ़ा पार्टिकल
कि आयनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, मतलब ये किसी भी सब्सटेंस में जाएगा तो वो जाके उसके अंदर आयनाइजेशन करेगा, मतलब वहाँ पे आइंस बना देगा। बीटा की उससे कम और गैमा की सबसे कम होगी आयनाइजिंग पावर। अच्छा, अब देखें इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है ये आयनाइजिंग का बिल्कुल उलट है, कि जो वहाँ पर ये है कि अल्फ़ा की आयनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, बीटा की उससे कम और गैमा की सबसे कम। गैमा रेज की पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, ये कंक्रीट तक को क्रॉस कर सकता है। रीज़न, क्योंकि इसकी आयनाइजिंग पावर सबसे कम है, इसकी एनर्जी का लॉस सबसे कम है, इसीलिए इसने एनर्जी ज़ाया नहीं की, इसकी एनर्जी मैक्सिमम इसके पास मौजूद है, इसने आयनाइजिंग करवाई ही नहीं है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स को क्रॉस कर पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, बाकी यहाँ तक आप लोग देख लें, अगर इसमें कोई आपको इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर कल हम स्टडी करेंगे।